नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्यों पश्चिम एशिया में अस्थायी युद्ध विराम के बावजूद भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ईरान और अमेरिका फिर क्यों एक दूसरे को धमकियां देने पर तुले हुए हैं और क्या युद्ध विराम कभी भी खत्म हो सकता है। साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि नेपाल में ताजा घटनाक्रम में किस पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री पर शिकंजा कस रहा है और क्या हुआ गिरफ्तार पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का और पूर्व गृह मंत्री का। होंगी और भी कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया, कहा असली संघर्ष विराम समझौते पर अमल नहीं हुआ तो फिर शुरू होगा युद्ध। समझौता लागू न होने तक क्षेत्र में रहेंगे अमेरिकी बल। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा एक्शन हुआ तो मिलेगा भरपूर जवाब। लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों से टूटने की कगार पर ईरानी संघर्ष विराम। ईरान ने कहा लेबनान पर हमले रुकने तक नहीं खुलेगा हॉर्मुज। अमेरिका बोला लेबनान पर नहीं हुई थी बात। लेबनान पर इजरायली हमलों की चौतरफा निंदा। फ्रांस ने बताया पूरी तरह गलत एक्शन। ब्रिटेन ने की लेबनान को संघर्ष विराम में शामिल करने की वकालत। अनिश्चितता के बीच महंगा हुआ कच्चा तेल। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर गिरफ्तारी की तलवार। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जारी हुआ वारंट। इलाज के लिए विदेश में रह रहे देउबा ने आरोपों को बताया निराधार। पूर्व विदेश मंत्री आरजू देउबा के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट। गृह युद्ध की मार झेल रहे सूडान में 12 आम नागरिकों की मौत। अर्धसैनिक बलों के कब्जे वाला नगर बना ड्रोन हमले का निशाना। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच 3 साल से जारी है घमासान की लड़ाई। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध विराम कुछ ही घंटों में उल्लंघन के आरोपों से घिर गया है, जिससे इसकी स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इजराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखते हुए सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिनमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। ईरान ने इसे समझौते का उल्लंघन बताते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की चेतावनी दी है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने रुख पर कायम हैं। अब सबकी निगाहें 11 अप्रैल से इस्लामाबाद में होने वाली अहम वार्ता पर टिकी हैं, जो आगे का रास्ता तय कर सकती है। युद्ध विराम के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक दूसरे पर इसके उल्लंघन के आरोपों ने इस सीज फायर की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। बुधवार को इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिनमें 254 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का ये हमला नए सैन्य ऑपरेशन के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान ने इसे युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया है। ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की चेतावनी देते हुए मित्र देशों के लिए एक नक्शा भी जारी किया है। अमेरिका और इजराइल इस हमले का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि लेबनान युद्ध विराम के दायरे में नहीं आता है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान द्वारा मीडिया को सौंपी गई शर्तों पर सवाल उठाए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर बाकर गलीबाफ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव को बातचीत का आधार माना था, लेकिन अब शर्तों का उल्लंघन किया गया है। ट्रंप ने अंतिम समझौता पूरी तरह से लागू नहीं होने पर फिर से हमला शुरू करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता है, तब तक अमेरिकी सेनाएं या सैन्य जहाज ईरान के आसपास बने रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अब अमेरिका को यह तय करना है कि वो युद्ध विराम बरकरार रखना चाहता है या नहीं। उधर बातचीत के लिए बाकर कलिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आज इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने वार्ता से पहले 3 अलग अलग 10 पॉइंट प्रस्ताव भेजे,
इन तीनों प्रस्तावों के कारण ये साफ नहीं है कि आगामी बातचीत किस आधार पर होगी। ये वार्ता 11 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम के निजी सचिव को मारने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और फ्रांस समेत कई देशों ने इजराइल की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल हमले रोकने की अपील की है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, जो हालात बने हुए हैं उसमें जो ये अस्थाई सीज फायर है, इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, ये इसका मूल कारण जो है वो लेबनान को लेके हो रहा है, जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। अब जो एक तरह से जो पहली स्टेटमेंट आया था जो पाकिस्तान के हवाले से शहबाज शरीफ की तरफ से आया था, उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल है जी। लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा। अब तो ट्रंप भी उससे मुड़ रहे हैं। तो जब तक और ईरान इस पे डटा हुआ है कि जब तक लेबनान को इंक्लूड नहीं करेंगे सीज फायर में, तब तक वो आगे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। तो सारा मामला इस वक्त लेबनान के ऊपर है। मेरी निजी राय ये है कि ये युद्ध विराम शायद लेबनान पे हो जाए। ये जो 11 तारीख की जो टॉक्स होनी है उसके पहले ही ये शायद हो जाए। इस वक्त जो है इजराइल डेस्परेट है कि किसी ना किसी तरह से वो जो खतरा उसको लगता है हिजबुल्लाह से, लेबनान के जो पैरामिलिट्री या जो भी कहें, एक गोरिल्ला फोर्स कहें या जो भी ग्रुप कहें, आर्म्ड ग्रुप कहें, तो जो खतरा हिजबुल्लाह से वो कम हो और एक तरह से बफर बन जाए इजराइल के सामने। तो मुझे लग रहा है वक्त कम है इजराइल के पास, इसीलिए हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पे बमबारी चल रही है। क्योंकि सबको पता है कि ट्रंप भी, अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये युद्ध विराम टूट जाए और फिर से जो है स्टेटस को एंटे में चले जाए। वो किसी को सूट नहीं करता। अतुल जी, यहीं पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल आपसे जानना चाहेंगे। क्या ये युद्ध विराम जिस तरह के हालात हैं कहीं टूट तो नहीं जाएगा? मुझे नहीं लगता टूट जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस क्या हैं। अमेरिका ने अपने सारे ऑप्शंस देख लिए कि किसी तरह से उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के तरीके देख लिए। उनके साथ कोई जुड़ा नहीं अमेरिका के साथ खोलने के लिए। फिर उसके बाद बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात हुई। फिर उनके ही जो विशेषज्ञ हैं या एडवाइजर्स हैं, मिलिट्री एडवाइजर्स हैं ट्रंप के, उनकी अपनी एक तरह से असेसमेंट थी कि ये मुमकिन नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत बड़े उसमें जो है नुकसान होगा, जानी नुकसान होगा। तो इसलिए वो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली ऑप्शन भी नहीं है। फिर तीसरी बात है कि तेल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। तो एक तरह से इस वक्त अमेरिका के पास भी कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। अगर ये टूट जाता है तो फिर क्या? फिर क्योंकि या तो हो कि अब लड़ाई में पलड़ा आपका बहुत भारी हो, आप जीत के करीब हो, वो कुछ है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑप्शन है नहीं कोई। ठीक है अतुल जी, थोड़ा सा आज वक्त कम है, इसलिए एक अंतिम सवाल संक्षेप में बताइएगा कि ये जो बातचीत होनी है कल या परसों से, इससे कितनी आशा की जा रही है? पूरी दुनिया को कितनी आशा है इससे? देखिए इसमें, और खासकर हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि हॉर्मुज में ये बातें आ रही हैं कि वहां पर वो फी लेंगे जहाजों के निकलने के लिए। देखिए इसमें आशा मुझे लगती है कि आशा इसलिए क्योंकि जो ईरान के जो पॉइंट्स हैं वो पहली बार एडमिट होंगे। जहां पर जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी मिसाइल्स के ऊपर और यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर जी। ईरान नहीं मानता जीरो एनरिचमेंट कि हम खत्म कर दें अपनी एनरिचमेंट और अपनी मिसाइल बंद कर दें। तो इसीलिए वो बाद में ये एक बड़ा एक तरह से एक इरिटेंट आएगा टॉक्स के अंदर। तो उस तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है लंबी खींचेंगी ये टॉक्स। लेकिन ये इस वक्त क्योंकि ज़मीनी लड़ाई पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो हम पूरी तरह से डिप्लोमेसी के फेज़ में अभी हैं। और उसके लिए अपनी आप पोजीशनिंग हो रही है दोनों तरफ से भी। हम एक तरह से अपनी अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको दिखाना है कि हम भाई हमारे ऊपर हमारी ताकत से ज़्यादा है। ठीक है, बात ये हो रही है। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में सियासत इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, जहां बड़े नेताओं पर शिकंजा कसता दिख रहा है। अब पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट ने हलचल बढ़ा दी है। बालेंद्र शाह की नई सरकार के एंटी करप्शन अभियान के बीच विपक्ष इसे सियासी साजिश करार दे रहा है। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई सिस्टम को साफ करने की दिशा में कारगर साबित होती है या देश में राजनीतिक टकराव को और तेज करेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में लगातार पुराने नेताओं पर शिकंजा कस रहा है। ताजा घटनाक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पूर्व विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग की सिफारिश पर की गई है। दोनों को भगोड़ा घोषित किया गया है और उनके खिलाफ इंटरपोल वारंट जारी करने की तैयारी की जा रही है। देउबा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है और ये एक साजिश है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके घर से नकदी मिलने के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो संभवतः AI से बनाए गए हो सकते हैं। फिलहाल देउबा और उनकी पत्नी लंबे समय के इलाज के लिए विदेश में हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हाल ही में सिंगापुर में थे। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब नेपाल में नई सरकार सत्ता में है, जिसका नेतृत्व युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नई राजनीतिक सोच के वादे के साथ भारी जीत हासिल की थी। इससे पहले पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी 2025 के विरोध प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब दोनों को 12 दिन की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया है। रिहाई के लिए शर्त रखी गई है कि वो जांच में सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस के सामने पेश होंगे। अभी तक उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप तय नहीं किए गए हैं। दरअसल सितंबर 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद शुरू हुए और जल्द ही पूरे देश में फैल गए। इन प्रदर्शनों के दौरान संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई थी और अंततः सरकार गिर गई थी। अब चल रही ये जांच और गिरफ्तारियां इस बात का संकेत हैं कि नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हालांकि इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये कदम वास्तव में न्याय के लिए है या राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अतुल जी, क्या कुछ कहेंगे जो नेपाल में चल रहा है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, जो एक तरह से पूरी जनरेशनल जेनजी जनरेशन आ गई है अब सत्ता में नेपाल के अंदर। अब जेनजी जनरेशन का मेन मुद्दा जो था चुनाव से पहले वो ये था एंटी करप्शन, और जो जीती है ये जेनजी जनरेशन, इनकी जो पार्टीज हैं, इनका जो गठबंधन है वो भारी बहुमत इससे मेजॉरिटी से बहुमत से जीती है। तो इसका अब लेकिन आ गया है टाइम उसको फुलफिल करने का। एंटी करप्शन के ऊपर पूरी तेजी से अब काम शुरू हो गया है। अब लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या ये वाकई ही सिर्फ एंटी करप्शन है या इसके पीछे राजनीति है, मुझे लगता है दोनों का मिश्रण है और राजनीति भी है। क्योंकि एक तरह से दिस इज अ वॉर ऑन ओल्ड गार्ड, क्योंकि किसको निशाना बनाया गया है? जो बहुत ही वरिष्ठ उनके नेता रहे हैं, शेर बहादुर देउबा, नेपाली कांग्रेस के कई बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके आते हैं शेर बहादुर देउबा को। तो ये संकेत है कि बाकी के नेता भी, और इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गई है, तो और भी जो सीनियर लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप है, मुझे लगता है कि ये देउबा का पहला एक तरह से उदाहरण बनाया जाएगा और इसके बाद और भी जो नेता हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है जेन ज़ी की जनरेशन एक पूरे नए तरीके से एक नई अर्थव्यवस्था को लेके आगे जाना चाहती है। अतुल जी, जो देखा जा रहा है उसमें यह है कि वाकई काफ़ी ईमानदारी से जो बालेंद्र की सरकार है वहाँ पर वो काम कर रही है, कदम उठा रही है,
लेकिन अदालत में जो मामले इन पर लगाए जा रहे हैं, ये अदालत में कितना टिक पाएंगे? क्योंकि अदालत में सबूत चाहिए होंगे। अभी केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया था, लेकिन आज वो रिहा हो गए हैं। कुछ शर्तें रखी गई हैं कि वो जांच में सहयोग करें, लेकिन अदालत ने उनको रिहा कर दिया। इतना आसान नहीं होगा चंद्रशेखर जी, क्योंकि आपको, जैसे आपने कहा कि अगर आप अदालत हम मान रहे हैं, क्योंकि सुशीला कर्की भी उनके साथ थी, चीफ जस्टिस जो जेनजी के साथ जुड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है, तो आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकोगे। जो अदालत की जो अपनी कार्रवाई है, तो इतना आसान नहीं होगा जब तक ठोस सबूत नहीं होंगे। अब देवा तो कह रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो AI जनरेटेड वीडियोस हैं। ये सब की इतना आसान नहीं होगा। एक चीज होती है चंद्रशेखर जी कि आप स्ट्रीट्स में आके सत्ता को हटा दें आप, लेकिन जब पावर में होते हैं तो उसके अपने नियम होते हैं, अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बिल्कुल। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कहा जाता था कि करप्शन जो नेपाल में बहुत ज्यादा बड़े पैमानों पे थी, ये आरोप पहले भी लग रहे हैं, लेकिन सबूत के तौर पे पूरी तरह से एविडेंस के साथ ये बड़ा चैलेंज होगा जेनजी की जो नई लीडरशिप है, बालन शाह के लिए खासकर। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने बुधवार को वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में नाटो महासचिव के साथ हुई निजी बैठक में ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ नहीं देने के लिए नाटो की कड़ी आलोचना की है। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब हमें उनकी जरूरत थी तब नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर हमें फिर से नाटो की जरूरत पड़ी तो वो हमारा साथ नहीं देंगे। उत्तर कोरिया ने इस सप्ताह 6 से 8 अप्रैल को लगातार 3 दिनों तक हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें और क्लस्टर बमों का परीक्षण शामिल था। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षणों में एक मोबाइल शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी शामिल थी। ये परीक्षण हथियार प्रणालियों के विकास और उन्नयन के नियमित प्रयासों के तहत किए गए हैं। अर्जेंटीना की सांसद ने गुरुवार को सरकार समर्थित उस सुधार को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य हिम नदी क्षेत्रों में खनन निवेश को बढ़ावा देना है। वहीं सुधार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को ब्यूनस आयर्स में संसद की ओर मार्च किया, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। इसी साल फरवरी में अर्जेंटीना के सीनेट ने एंडीज ग्लेशियर की रक्षा करने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दी थी, जिसे राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार ने खनन कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया था। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया के कई दूर दराज के गांवों में बीते एक हफ्ते में बंदूकधारियों ने करीब 60 लोगों की हत्या कर दी। स्थानीय धर्मगुरुओं और मानवीय सहायता समूहों ने बुधवार को एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अपने मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा से जूझ रहा है। धर्मगुरुओं के अनुसार पड़ोसी राज्यों केब्बी और नाइजर में हुए इन हमलों में कम से कम 10 गाँव प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए $700 मिलियन के अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दे दी है। यह राशि $2.9 बिलियन के राहत पैकेज की नवीनतम किस्त है, जो देश की आर्थिक रिकवरी को समर्थन देने के लिए दी जा रही है। IMF ने कोलंबो से आग्रह किया है कि वह 2022 के बाद की आर्थिक सुधार प्रक्रिया को और तेज करे और मध्य पूर्व संकट से उत्पन्न झटकों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने बुधवार को अंतरिक्ष से अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी यात्रा और ओरेनियम कैप्सूल में बिताए समय के कुछ खास पलों को साझा किया है। यह दल शुक्रवार रात पृथ्वी पर लौटेगा और कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट पर लैंड करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों ने 6 अप्रैल को 2,52,000 मील की रिकॉर्ड दूरी तय की, जो अपोलो 13 के 56 साल पुराने रिकॉर्ड से 4,000 मील ज्यादा है। उन्होंने चंद्रमा के पास 6 घंटों के फ्लाईबाय के दौरान यह रिकॉर्ड तोड़ा है।